नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद क्या अनुमान ज़रूर लगाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद आप इस बात का एक अनुमान अवश्य लगा लें कि आपको किस प्रश्न को कितना समय देना है। अनेक विद्यार्थियों ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि ऐसा ना करने के कारण या तो उन्होंने बाद के प्रश्न को समय की कमी की वजह से हड़बड़ी में बहुत हल्के फुल्के ढंग से हल किया या फिर कुछ प्रश्न छोड़ ही दिए। ध्यान रखें कि यदि आप किसी प्रश्न को छोड़ने की कीमत पर किसी प्रश्न को बहुत अच्छा बनाते हैं, तब आपको कुल मिलाकर लाभ नहीं होगा। प्रश्न को पूरी तरह छोड़ने से बेहतर है कि आप उसे हल करें ही, भले ही उसके लिए अन्य कुछ प्रश्नों के समय में कटौती क्यों ना करनी पड़े। प्रश्नों के लिए समय का निर्धारण करते समय आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं। आपके पास इस बात का अनुभव होना चाहिए कि 50 शब्दों, 250 शब्दों तथा 750 शब्दों का एक उत्तर लिखने में आपको कितना समय लगता है। आपको घर पर अभ्यास करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कितने शब्दों का उत्तर आप कितने मिनट में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि 5-6 पृष्ठों का उत्तर लिखने में आपको कितना समय लगता है। आप अपने समय का निर्धारण प्रश्न की संख्या और प्राप्त समय के बीच आनुपातिक रूप से ना करें। आनुपातिक रूप से कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपके पास कुल 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय है और आपको 5 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ आनुपातिक का अर्थ यह हुआ कि आप एक प्रश्न को 36 मिनट देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि चाहिए यह कि आप प्रारंभ के 2 प्रश्नों को लगभग 40-40 मिनट का समय दें। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक प्रश्न को 42 से 45 मिनट का तथा दूसरे प्रश्न को 40 मिनट का समय दें। इस प्रकार आरंभ के 2 प्रश्नों में आपके लगभग 10 मिनट अधिक लग जाएंगे। शेष 4 प्रश्नों में आप इन 10 मिनटों की कटौती कर दें। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि हो सकता है कि इन 5 प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा हो जो आपको बहुत कठिन लग रहा हो सकता है कि एक प्रश्न ऐसा भी हो जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपके लिए इन प्रश्नों को हल करने हेतु अपेक्षाकृत कम समय की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में आपको इनके बचे हुए समय का उपयोग अपने अच्छे प्रश्नों को हल करने में कर लेना चाहिए, यानी कि जिन प्रश्नों के लिए आप अधिक समय चाहते हैं उसे वहां लगाएं। इसको निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे। यदि आप प्रश्न पत्र को 5 मिनट पहले हल कर लें तो वह अधिक उपयुक्त होता है। इन 5 मिनटों का उपयोग आप यह देखने के लिए करें कि कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है, कहीं किसी प्रश्न की संख्या गलत तो नहीं लिख गई है। यदि संभव हो तो जल्दी जल्दी कुछ प्रश्नों को दोहरा भी लें। यदि आप एक बार प्रश्न और उसके समय की योजना बना लेते हैं, तब आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क पर से अनावश्यक दबाव हट गया है। आपके सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं हैं। इस प्रकार आप संतुलन एवं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। यह वस्तुतः व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता होती है जो आपको आपके अंदर विकसित करनी ही चाहिए। इसे इसलिए भी विकसित करना चाहिए क्योंकि व्यक्तित्व परीक्षण में इसी का परीक्षण होता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप पारदर्श प्रश्न पत्रों को हल करके इसका अभ्यास करें ही। आप किन प्रश्नों को पहले हल करें और किन प्रश्नों को बाद में, इसका भी अपना महत्व है। यह भी एक प्रकार से क्रिकेट खेलने की योजना जैसा ही है। आप किस बल्लेबाज को किस नंबर पर बैटिंग के लिए भेजेंगे या कि किस बॉलर को कब भेजेंगे। जिस प्रकार अच्छे खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम बिना अच्छी योजना के पराजित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी तैयारी वाले विद्यार्थी को
बिना सही योजना के पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए किस प्रश्न को कहाँ रखें, यहाँ इसकी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। जिसे आप सबसे अच्छी तरह हल कर सकते हैं उसे सबसे पहले हल करें। ऐसा लगभग प्रत्येक विद्यार्थी करता ही है और आप भी ऐसा करते होंगे। इसके बाद आप क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर भी उन्हीं प्रश्नों को रखें जिनके उत्तर आप अच्छी तरह दे सकते हैं। अब सवाल आता है चौथे और पांचवें प्रश्न का। अक्सर परीक्षार्थी अपने सबसे खराब उत्तर सबसे अंत में रखते हैं। मेरा अनुभव है कि यदि हम सबसे खराब उत्तर को चौथे स्थान पर और उससे बेहतर उत्तर को पांचवें स्थान पर रखें, तब हमारे अंकों में लगभग 2-3% का अंतर आ जाता है। वस्तुतः को भी जांचने के दौरान होता यह है कि परीक्षक यह मानकर चलता है कि आपने अपने उत्तरों का निर्धारण उसकी श्रेष्ठता के क्रम में किया होगा। यानी कि यदि उसने आपको पहले उत्तर में 13 अंक दे दिए तो वह यह मानकर चलता है कि इसके बाद के उत्तरों में आपको 13 से कम ही अंक देने हैं, क्योंकि 13 अंकों वाला उत्तर आपको सर्वश्रेष्ठ उत्तर था। फिर वह आपको दूसरे उत्तर में या तो 13 अंक देगा या फिर 1-2 कम अंक, किंतु दुर्भाग्यवश आपको 14 नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर देखकर परीक्षक के दिमाग में आपका जो प्रभाव पड़ा है और उसके आधार पर उसने आपका जो स्तर निर्धारित कर लिया है वह कमोवेश अंत तक कायम रहता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।